लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 16वें भाग पहली रात को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। क्यों जी? कहीं रूप को भी सजाया जाता है, चांद को भी नहलाया जाता है, तारों को भी चमकाया जाता है, आकाश को भी रंगा जाता है। पर केसर ने तो यही किया। ये जला रूप जो विधाता ने दिया, देखने वालों को जलाने लगा। एक एक कर केसर ने वही पोशाक मुझे धारण कराई। जलमुही चोली तो ऐसे फिट बैठी जैसे मेरे अंग के साथ ही बनी हो। उसके आसमानी धरातल पर पड़े रत्न, किनारी और सलमे के बांक बिजली के प्रकाश में ऐसे चमक रहे थे जैसे उज्ज्वल नीलाकाश में तारे। फिर उसने वो भारी जोड़ा मुझे पहनाया, आभूषण भी धारण कराए। उस पोशाक रत्नाभरण को धारण कर जब मैं कद्दे आदम आईने के सामने जाकर खड़ी हुई, तब अपनी चकाचौंध से भरी आंखें बंद हो गईं। अपने ही रूप को मैं न पहचान सकी। अपने ही रूप के सजाव में मैं आ गई। केसर ने हंसकर कहा, ये क्या वीणा धारणी सरस्वती माता की वाहन राजहंसनी ने मानव रूप धारण किया है, या साक्षात वसंत ऋतु ने मोहिनी रूप बनाया है? केसर की बात पर बांदियां भी मुस्कुरा दीं। केसर स्प्रे से मेरे ऊपर तरल सुगंधों की बौछार कर रही थी और प्रधान बांदी बड़ी बारीकी से ये देख रही थी कि श्रृंगार परिधान में कहीं कोई कमी तो नहीं है। हठात मेरे मन में एक अभिलाषा हुई। मेरा मन हुआ वो अभी का आया हुआ तरुण किसुन भी जरा आकर इस रूप को देख ले तो अच्छा हो। ये विचार मन में आते ही मेरे गाल लाल हो गए और मेरी हथेलियां गर्म हो उठी। इसी समय अबाध रूप से किसुन भीतर आया। क्षण भर उसने मेरे रूप को निहारा, आंखें नीची की और कहा, सवारी के लिए सुखपाल हाजिर करूं या तामजाम? जैसी मर्जी सरकार की हो। वो स्वर सुनते ही मेरा मन हुलस उठा। ऐसा लगा जैसे मेरा श्रृंगार सफल हो गया, पर मुझसे जवाब देते न बना। मैंने हड़बड़ाकर केसर की ओर देखा। केसर ने कहा, सुखपाल ही मंगा लो। किसुन चला गया। और तनिक ठहरता तो क्या कुछ हरज था? मैंने सोचा और तभी मुझे अचानक याद आया, वो मेरी ही खिजमत में है। जैसे मेरे दिल की कली खिल गई। मैंने केसर से कहा, सुखपाल की क्या जरूरत थी? जैसे सुबह गए थे वैसे ही पैदल न चले चलेंगे। सामने ही तो रंग महल है। केसर ने जवाब नहीं दिया, केवल तनिक मुस्कुरा दी। परंतु इसी क्षण किसुन फिर आ गया। उसके हाथ में दारू की बोतल थी। मेरी ओर उसने नहीं देखा। उसने दारू की वो बोतल केसर को थमाते हुए साभिप्राय दृष्टि से उसकी आंखों में देखा। वो तुरंत बाहर चला गया। केसर ने गिलास में डालते हुए कहा, थोड़ी पी लो। मैं नहीं न कह सकी, पर भय से कांप गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? दारू मैंने पी ली। दासी ने 2 बीड़ा पान मुझे दिए। पान खाकर मैंने कहा, तो फिर अब चला जाए? किसुन ने आकर सूचना दी, सुखपाल हाजिर है। और मैं सुखपाल पर बैठी। केसर मेरे सुखपाल के आगे, दोनों दासियां अगल बगल और किसुन पीछे चला। चलती बेला केसर ने मेरी प्रधान दासी से मंद स्वर में कहा, सब ठीक ठीक रखना यहां। दासी ने ना जाने केसर के संकेत का क्या अर्थ समझा। उसने केवल हंसकर सिर झुका लिया। रंगमहल की आज की शोभा की उपमा किस सुषमा से दी जाए। बिजली की सहस्त्रों बत्तियों से वो भव्य भवन जगमग जगमग कर रहा था। बिजली के लट्टुओं के रंग बिरंगे चक्र ऊंची अटारियों पर घूम रहे थे। नजरबाग और बाहरी प्रांगण में जो वृक्ष और पौधे थे, वे सब रंग बिरंगी बिजली के बल्बों से लदे थे, जो चमकते हुए सितारों या फलों जैसे लगते थे। फव्वारे रंगीन पानी उछाल रहे थे और नकली जलाशयों से निकली हुई कृत्रिम सहस्त्र धाराओं के भीतर छिपी हुई बिजली अनोखी छटा दिखा रही थी। सारा रंग महल जैसे एक जादू का अलौकिक भवन दिख रहा था। ठौर ठौर पर देशी और विलायती बाजे अपनी अपनी धुन में बज रहे थे। सिंहपौर पर नौबत झड़ रही थी। ऐसा तो मैंने कहीं कभी देखा ही नहीं था। हमारे दाता के गांव में बिजली कहाँ थी? केवल हवेली में थोड़ी बैटरियां लगाकर बिजली की व्यवस्था की गई थी। परंतु यहां तो इंद्र भवन का समा बंधा था। ठौर ठौर पर नाचने गाने की भी अनेक मजलिसें जुड़ी थीं, जहां देश देश के कलावंत गवैये और
रूप उजागरी वैश्याएं, ढाढ़ने, कंचानियां भांति भांति के संगीतों का प्रवाह बहा रही थीं। कहीं ढोलक की ठमक, कहीं तबले की गमक, कहीं खयाल टप्पे की ललक और कहीं नाच की छमाछम बहार। अपनी अपनी रुचि के अनुसार स्त्री पुरुष अपना मनोरंजन कर रहे थे, खा पी रहे थे, पान कचर रहे थे, हंस हंसकर गप्पे लड़ा रहे थे और महाराज तथा नई रानी की जय जयकार कर रहे थे। कुंवरी के खास कक्ष में महफिल जमी थी। एक छोटा सा कारचोबी के काम का मखमली चंदोबा चांदी के खंभों पर तना था, जिसके बीचों बीच गिलम गलीचों पर मसनद के सहारे कुंवरी विराजमान थी। आज उनके श्रृंगार का क्या कहना था। सारा ही श्रृंगार हीरे मोतियों का था। बड़े बड़े मोतियों की अमंद आभा उस उज्ज्वल आलोक में बड़ी मनोरम लग रही थी। उनके हीरे के कुंडल, कंठहार, पन्ने की करधनी और नीलम की पहुंचियों पर जब बिजली की रोशनी पड़ती थी, तब सचमुच ऐसा लगता था जैसे क्षण क्षण पर बिजली ही कौंध रही हो। उनकी पोशाक भी बहुत भारी थी। सुना था 80,000 रुपयों में वो जोड़ा दिल्ली के कारीगरों ने तैयार किया था। उनके अंग पर इस समय लाखों रुपयों के रत्न सुशोभित थे। उन सब रत्नाभरणों से लदी फदी कुंवरी अपना सदा का असल शरीर मसनद पर ढुलकाए पड़ी पान कचर रही थीं। ढांढने वहां माड़ गा रही थीं। बैगी आओ जी, मारा ढोला बैगी आओ जी, गिनते गिनते रह गई म्यारी अंगुरियारी रेख, ढोला बैगी आओ जी। महाराज अभी तक महलों में नहीं पधारे थे। बाहर भी मर्दानी महफिल जमी थी। कई दासियां उन्हें बुलाने जा चुकी थीं। महाराज उठते ही न थे। मैंने जाकर आंचल आंखों पर लगाकर कुंवरी को जोहार की। मुझे सिर से पैर तक क्षण भर कुंवरी ने देखा। उनके चेहरे का हास्य क्षण भर को जैसे उड़ गया था। दासी बांदियां भी क्षण भर के लिए अवाक होकर मेरी ओर ताकने लगीं। क्यों न ताकती भला, ये जला रूप ही ऐसा था। पर मैं तो लाज संकोच से सिकुड़ी जा रही थी। पर मेरे रूप की जो दोपहरी चढ़ी थी, उसने कुंवरी की सारी ही शान को फीका कर दिया था। कहाँ मेरा रूप जैसे चटक चांदनी में खिली चमेली, और कहाँ कुंवरी का श्रृंगार जैसे पानी से भरे बादलों में बिजली की झलक। दासी पर दासियां महाराज को बुलाने जा रही थीं। वे सभी आकर एक ही उत्तर देतीं, आते हैं आते हैं। पर महाराज आते कहाँ हैं। एक दासी ने इतने ही में आकर अर्ज की, अन्नदाता, वहां तो दारुणों दाखारो चल रहा है। और वो हंस दी। ढाड़ ने झट दारुणों दाखा गाने लगी। भरला ए सुघड़ कलाली, दारुणों दाखारो, पीवन बारो लाखारो, भरला ए सुघड़ कलाली, दारू पियो साजना, राता राखो नैण, वैरी थारा जल मरे सुख पावेला चैण, दारुणों दाखारो। दारू दिल्ली आगरो, दारू बीकानेर, दारू पियो साहिबा, 100 रुपया रो फेर, दारुणों दाखारो। अब आधी रात बीत रही थी। कुंवरी ने बेचैनी से इधर उधर देखा। मैं निकट ही खड़ी थी। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तू जा चंपा, उन्हें ले आ। ना जाने कुंवरी को ये क्या सूझा। सुनकर मेरे अंग पसीने से भर गए। मैंने घबरा कर केसर की ओर देखा। केसर ने कहा, मैं जाऊं अन्नदाता? वहां बाहर की महफिल में इसका जाना क्या ठीक होगा? कुंवरी को भी जैसे जिद हो गई। उनकी भ्रिकुटी में बल पड़ गए। सदा से ही उनकी ये आदत थी। मर्जी के खिलाफ तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उन्होंने कहा, नहीं, चंपा ही जाए। मुझे जाना ही पड़ा, पर मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। फिर इस रूप को, श्रृंगार को लेकर भला मैं कहाँ जाऊं? कभी मैं बाहर मर्दाने में गई नहीं। पर राजाज्ञा हुई सो ठीक। श्रृंगार और रूप से क्या, अंततः गोली हूं, चाकर हूं, गुलाम हूं। श्रृंगार और रूप है तो क्या, मैं महारानी बन जाऊंगी। धीरे धीरे चली। मेरे पीछे केसर भी। केसर ने कान में कहा, मैं तेरे साथ ही हूं, तू जाकर अरदास कर, अन्नदाता महला पधारो। वहां महफिल जुड़ी थी। वैश्याएं अलाप ले रही थीं। एक कोई रूप उजागरी छप्पन छुरी पंचम में तान अलाप कर गा रही थी। मद छकिया महाराज, थाने किण पिलाई दारुणो, बोले नी दारूना मारू, पूछे थारी मारुड़ो, दारुणों दाखां रो। शराब के दौर चल रहे थे। अन्नदाता जाम पर जाम चढ़ा रहे थे।
वो बहुत पी चुके थे और भी पीते जाते थे। हाथ में उनके गिलास था जिसमें खरहे के खून की भांति एकदम तेज लाल रंग की शराब भरी थी। आंखें उनकी शराब से लाल हो रही थीं। चेहरे पर मूछें चढ़ी थीं। हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहने थे। गले में उनके बड़े बड़े पन्नों का एक कंठा पड़ा था। मैंने सहमते सहमते निकट जाकर जोहार की और कहा, महला पधारो महाराज हो। महाराज ने मेरी ओर देखा और जाम से भरा हुआ हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। क्षण भर मेरी नजर केसर की ओर घूमी। वो एक खंभे से चिपकी खड़ी थी। मैंने महाराज की बांह थाम ली। मेरा सहारा ले वो उठ खड़े हुए, पर उनके पैर लड़खड़ाने लगे। उन्होंने अपने सारे ही शरीर का बोझ मेरे कंधे पर डाल दिया। उनका भारी बोझ संभालना मेरे लिए दूभर हो रहा था। उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में कुछ कहा, मैं समझी ही नहीं। शराब का जाम अब भी उनके हाथ में था, परंतु ये क्या, वो रंग महल की ओर न बढ़कर मेरे महल की ओर चलने लगे, मेरे कंधे पर झुके हुए। ऐसा लग रहा था कि अभी लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगे। उन्हें संभालते हुए मैंने कहा, उधर अन्नदाता, रंग महल की पौर उधर है। रहने दे, तू चली चल। और वो जैसे मुझे ही धकेल ले चले। उनके बोझ से मैं गिरी जा रही थी। इसी समय आगे बढ़कर केसर ने उनका दूसरा हाथ थाम अपने कंधे पर रख लिया। अब एक ओर से केसर और दूसरी ओर से मैं उनका भार अपने पर लादे हुए महल की ओर चल रहे थे। रंग महल की रंगीनी और गायन का शोरगुल पीछे रह गया। हम अपने महल की पौर पर पहुंचे। किसुन ड्योढ़ियों पर हाजिर था। केसर ने उसे संकेत किया। उसने अन्नदाता को देख झपट कर जाजम पर चांदनी बिछा दी, मसनद लगा दी। अन्नदाता मसनद पर विराजमान हो गए। हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे पास बैठा लिया। केसर दारू ले आई और मैंने दारू ढालकर कांपते हाथों उन्हें दी। केसर के संकेत से एक बांदी दौड़ी गई, ढांढिनों को बुला लाई। इस बीच किसुन ने चंदोवा तान दिया। ढांढने आकर केसर के संकेत से दारुणों दाखा रो गाने लगी। महाराज ने जाम पीकर गले की मोतियों की माला केसर पर फेंक दी और पैर फैला दिए। केसर ने मेरी ओर साभिप्राय दृष्टि से देखा। महाराज अब वास्तव में अर्धचेतनावस्था में थे। मैंने केसर का अभिप्राय समझ लिया। मैं उठ खड़ी हुई, पर मेरा कलेजा कांप रहा था। भगवान, ये क्या हो रहा है? किसुन और केसर ने उन्हें दोनों ओर से पकड़कर उठाया। केसर ने साहस कर उनके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, अन्नदाता, रंग महल में पधारें। उन्होंने हिचकियां लेते हुए कहा, भाड़ में जाए रंग महल। उन्होंने और भी कुछ कहा, पर अब उनकी वाणी इतनी अस्पष्ट हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रही थी। किसुन उन्हें शयनागार में लाकर पलंग पर लिटाना चाहता था कि वो कटे वृक्ष की भांति फर्श पर ही गिर गए और कै करने और बड़बड़ाने लगे। वास्तव में अब उन्हें तनिक भी होश न था। भयभीत होकर मैंने केसर की ओर देखा। बाहर ढाढ़ने दाखरो गा रही थी। उधर मेरा ध्यान कुंवरी पर लगा था। भला कुंवरी क्या कहेंगी? ये कैसी अनहोनी बात हो गई। मेरा मन घृणा और विरक्ति में भर गया। इसी समय एक दासी हांफती हुई आई। उसने फुसफुसाकर कहा, गजब हो गया सरकार, नई महारानी को पता लग गया कि अन्नदाता यहाँ है। उन्होंने गाना बजाना और रोशनी एकदम बंद करने का हुक्म दिया है। रंगमहल में अब सन्नाटा छा रहा है। सुनकर मैं सन्न रह गई। भूल गई मैं अपना रूप श्रृंगार, सौभाग्य। वो महल, छपरखट, सुखसाज, हीरे मोती जैसे मुझे नागिन की भांति डसने लगे। मैं पलंग पर गिरकर सिसक सिसक कर रोने लगी। केसर भी किंकर्तव्य विमूढ़ सी मेरा सिर गोद में लिए देर तक बैठी शराब के नशे में धुत बदहवास फर्श पर पड़े राजा को देखती रही। मुझे ढांढस तक बंधाने की उसकी हिम्मत न रही। बहुत से विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहे थे। सबसे ऊपर रह रहकर कुंवरी का ख्याल मुझे कचोट रहा था। मैं सोच रही थी, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे जले भाग्य में न जाने क्या लिखा है। देर तक मैं सिसक सिसक कर रोती रही और रोते रोते न जाने कब सो गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 16वें भाग, पहली रात को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।